हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे आप लोग, तो आ जाइए। आज हम लोग करेंगे धमाका यहाँ पे साइंस का, सोशल का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, यानी कि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर। ये सब आपको सवाल यहाँ पे मिलने वाला है और इस वीडियो में आपको टोटल 40 सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो ये संडे 3 है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 40 में बहुत हल्का सवाल, कोई खास नहीं है, बिकॉज मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ। इतना मैं पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मैं जब सवाल को चुनता हूँ तो लगता है पता नहीं सारा सवाल तो इजी है, लेकिन देखिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और हाँ, ये सभी बोर्ड के लिए है जी, किसी स्पेशल बोर्ड के लिए नहीं, सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ आपके सामने यहाँ पे है। ओके, तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है कि एक वृत्त की परिधि पहले 2 पाई था और बाद में 4 पाई हो गया, तब उसका क्षेत्रफल के मतलब कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा। तो पहले वृत्त क्षेत्रफल निकालना हमको, क्षेत्रफल के लिए हमको आर चाहिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो आर जब तक ज्ञात नहीं होगा तो कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो हमको पहले आर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला वृत्त अगर देखते हैं तो पहला वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और ये दिया हुआ 2 पाई दिया हुआ, अभी परिधि दिया हुआ है और फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई कैंसिल, तो आर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा वृत्त के लिए देखते हैं कि दूसरा वृत्त को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 4 पाई कर दिया, यानी कि ये भी 2 पाई आर ही बनेगा फॉर्मूला और 4 पाई हो गया इसकी परिधि। तो पाई पाई खत्म, 2 दूना 4, आर बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि पाई ही बोलो, है ना। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू, पाई आर कितना हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि पाई 2 दूना 4। इसको हम ऐसे लिखे 4 पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 पाई है और यहाँ पे 4 पाई है। जब परिधि 2 पाई था तो इसका क्षेत्रफल पाई आया, जब परिधि 4 पाई कर दी तो क्षेत्रफल 4 पाई हो गया। कितना गुना हुआ, तो 4 गुना हो गया। क्लियर है, सवाल इसी तरह के एग्जाम में रहेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें कि किसी वृत्त की परिधि दे दिया है 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। बहुत हल्का सवाल है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर और ये दिया हुआ है 462। तो निकाल लो, 2 पाई का वैल्यू 22.7 आर 462। यहाँ जो कट जाएगा 22 से काटे तो 22 दूना 44, 22 एकम 22, 21 हो गया। और आर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 21 को 7 से गुना करेंगे और नीचे डिवाइड। तो 21 सते 147 होता है जी। ठीक है, काटेंगे 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ये हमारा आ जाएगा 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो आंसर क्या हमारा होगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है। तो अभी आपको 5 सवाल मैथ का मिलेगा, फिर आपको साइंस मिलेगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। बड़ा हल्का सा सवाल है। गोले का वक्र पृष्ठ जानते हैं ना। देखो, मुझे पता है कि इतना बार सवाल पढ़े ना कि आप लोग को ऑप्शन याद हो गया हो। ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि आपको ऑप्शन याद हो गया होगा कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या जानते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देखो, गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही नहीं होता ना। तो गोला का वक्र बोले या पूर्ण बोले, गोला को ही बराबर होता है। और ये क्या दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू अलग से बैठाने की जरूरत नहीं है। पाई पाई कटा, 4 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 4 तिया 12 और कितना बचेगा 4 छक 24, है ना। तो आर बराबर कितना हो गया, 24 का स्क्वायर ओवर रूट। ये स्क्वायर को जब इधर में अंडर रूट बन जाएगा। और ये किसका है, 6 का है, 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह का आपका सवाल एग्जाम में मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि ए बी सी दिया हुआ त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना। देखो, बड़ा हल्का सा सवाल, मैं आपको बताया हूँ ये सवाल। ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ये बिंदु दिया हुआ 1 0 0 1, ये 0 5 और ये 3 4। ठीक है, अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। बहुत आसान है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते होंगे जी 1/2 1 2 3 है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखो, अब जाना सर ये क्या 1 2 3 3 2 3 1 3 1 2 बोल रहे हैं। ये आपको फॉर्मूला याद करने का ट्रिक था, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो यहाँ देखो, ये हमारा x1 है 0, x2 भी 0 है और y2 कितना है, x1 हमारा 0 है, x2 0 है और x3 हमारा 3 है। तो x1 के जगह पे देखो, सवाल तो बनाओगे तो बन ही जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे तुरंत से। x1 की जगह पे 0 रख देंगे जी, यहाँ पे 0 रख दीजिएगा
तो इस सबको क्या कर देगा, अंडा, सब अंडा हो जाएगा, है ना। और x2 की जगह पे कितना 0 है, तो x2 पे जब 0 रख दीजिएगा तो इसका कुछ भी मान रहे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इतना का वैल्यू खत्म। अब हमारा क्या बचा, हमारा यही बचा x3 कितना हमारा 3 है। अब y1, तो जो y1 कितना है 1 और y2 कितना है 5, ये है ना जी। तो y1/3 कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो 1/2 चरती या 12 माइनस में जब माइनस निकालते तो कितना 6 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 2 6 12। और क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं आता, ठीक है, इसलिए प्लस में ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन हमारा सी। क्लियर है। अगला सवाल देखो, बड़ा फैंटास्टिक सवाल, कि इनमें से कौन सत्य है। आप देखो सत्य और असत्य पहचानने के लिए आपको ज़रूरी है कि इनका थीटा का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको सत्य असत्य कर सकते हैं। क्या साइन 45 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 का वैल्यू के बराबर होता है। साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। बराबर है, कभी नहीं बराबर हो सकता। क्या कॉस 30 का वैल्यू साइन 30 का बराबर होता है, कभी नहीं होगा। कॉस 30 का वैल्यू साइन 30 का उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है। कॉस 60 और साइन 30 का ये कुछ लग रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। सेक 30 कॉस 30, ये तो पूरा उल्टा दिख रहा। ये देखें, चूंकि सेक 30 का वैल्यू पता क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे। कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। बराबर तो कभी दिख नहीं रहा है ना, बराबर नहीं दिख रहा। तो ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ना, मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं होगा फिलहाल, ये दोनों तो होगा नहीं, लेकिन ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। लेकिन यहाँ पे भी देखो साइन 30 का वैल्यू भी, सेक 30 का वैल्यू भी वही होता है। सेक 30 का, अच्छा सेक याद है तो कॉस 30 का याद है, कॉस 30 का भी मैं बताया हूँ, क्योंकि कॉस होता है √3/2 होता है कॉस 30 का, तो उल्टे में क्या होगा 2/√3, ठीक है। और साइन कॉसेक 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसको उल्टा ठीक है तो 2/√3, मतलब कि दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक है, दोनों क्या है सही है, ये भी सत्य है ये भी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई। अब तो फटाफट यहाँ पे करेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी, तो इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच, है ना। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी। क्लियर है। अगला सवाल है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, अन्य जीवों तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आंसर ए आपकी किताब में धारा 21 और धारा 19, ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा देता है। धारा 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल देखें कि ये सवाल में ना 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना था। ये मैं 2018 का शायद सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें मैं इसका आंसर गलत बता दिया हूँ, ठीक है, सॉरी इसके लिए। फिलहाल इसका आंसर हमारा होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है, देश में आपातकाल लागू होने के, क्योंकि 1975 में देश आपातकाल लागू था, और मैं इसका आंसर बता दिया गलत है। ये तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर केंद्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर वेरी गुड, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे अधिक केंद्र। ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखो, व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, कब किया है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें 14 बैंक थे 1969 में, ठीक है, 1969 में किया गया था। उसके बाद फिर 6 बैंक का और किया गया था 1984 या 86, फिर भूल गया 1984 होगा, ठीक है। फिलहाल आंसर हमारा 1986 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य में के कितने दांत होते हैं। तो हर कोई जानता है यार, बोलते हैं ना 3200 तोड़ देंगे, बोलते कि नहीं 3200 दांत निकाल दिया बाहर, है ना। आंसर हमारा सी। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के आधार पे है ना, मोस्ले ने जो दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। क्षैतिज मतलब ये वाला, ऐसे ऐसे कितना कतार है, तो आपको पता है 7 कतार है। कितना है, 7 है। और अगर आपको बोले उदग्र, जिसको वर्ग बोलते हैं, है ना, ये ऐसे समूह भी बोलते हैं इसको, है ना, ये ऐसे रहता खड़ा खड़ा, तो 18 पीस होता। अगर उदग्र बोले तो
लेकिन स्तंभ बोले तो स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा, और अगर बोले क्षैतिज तो क्षैतिज हमारा 7 है। ठीक है, अगला है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण है, ऐसे गोलीय दर्पण है, परावर्तक सतह जो है तो वृत्ताकार यही नहीं होता, ये वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। तो वृत्त का व्यास तो अगर देखा जाए तो ये जो व्यास है, इस सीमा रेखा का व्यास यहाँ से है ना, ये क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? ये पूरा जो दिख रहा है ऐसे, ये धनुष तरफ दिख रहा, तो ये द्वारक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इजी सवाल है, वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये वंशगत नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट सवाल है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में निम्न से किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था, तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था, तो तत्वों का जो गुणधर्म था वो किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु आकार पर, घनत्व पे। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त दिया था वो परमाणु द्रव्यमान थे। और परमाणु संख्या क्या होगा? मौसले ने आधुनिक आवर्त सारणी अगर बोलता तो परमाणु संख्या होता, लेकिन मेंडलीफ है तो परमाणु द्रव्यमान होगा। अगला सवाल है, लो फिर से आपका मैथ का सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए, तो मैं बहुत बार बोला हूँ, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दे तो इसको वर्ग कर देना, ओवररूट कर देना और आंसर बता देना, एकदम इजी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर 8 11 होगा। ऑप्शन क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है ना, बहुत ईजी सा यहाँ पे सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि ये दे दिया, अब बताना आपको कि अगर इसका कोई हल नहीं कहा जाएगा, इसका अगर कोई हल ना हो, है ना, ये दे दिया है, इसका कोई हल ना हो, कोई हल नहीं मतलब क्या समझे? शुरू में बराबर रहेगा और बाद में बराबर नहीं रहेगा, यही ना होता है कोई हल नहीं मतलब a1 बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा, फिर वो तो बोलते कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे a1 का k हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया, ये कितना -5, ये कितना हो गया? 2। बोला कोई हल नहीं मतलब क्या हुआ? कोई हल नहीं मतलब आपस में बराबर है शुरू वाला, लेकिन बाद में बराबर नहीं है ये। अब हमको निकालना k का वैल्यू था, हमको इसी से मतलब है ना, हमको तो इसी से मतलब है जी। ठीक है, तो देखो 2 k हो जाएगा, क्रॉस गुना करें तो 6 5 30 हो जाएगा माइनस में। अब k बराबर कितना होगा? -30/2 कितना हो जाएगा? -15। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है, ये देखो एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ABC की भुजा दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का, इसकी ऊंचाई निकालना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई, ये दो चीज़ आपको पता हो जाए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला भी सवाल देता है, √3/2 गुना भुजा होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई तो निकालना है √3/2, अब भुजा कितना है? 2a, तो 2 कटा तो √3a, क्या हो गया आंसर हमारा? बी हो गया राइट आंसर, है ना, √3a। अगला सवाल है कि 24 50 22 13 -9 10 -30 का परिसर होगा। तो परिसर जानते हैं, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं? घटाते हैं। और इसका आंसर मैं बता रहा हूँ 99% गलत आंसर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 99% आंसर गलत आएगा उनका। तो यहाँ पे वही जानना कि जो बड़ा और जो छोटा, अब इससे सबसे बड़ा कौन है? बहुत सारे तो स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे? 50 को 9 से घटाते होंगे, हाँ, तब 50 को 9 से घटा दीजिए तो कितना आता होगा? 40 आता होगा। ठीक है, तो ओके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा -30 है, सबसे बड़ा कितना है? 50 है। तो घटाना है, 50 में से घटाना है -30 को, ऐसे नहीं घटाते हैं ना, घटाना है -30 को, तब 50 + 30 हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया? 80। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे करते होंगे 50 में से 30 घटा दो 20 आ जाएगा, लेकिन नहीं, घटाने का मतलब घटाना है। ठीक है, बाद में प्लस माइनस क्या हो बात की बात है, लेकिन घटा देना भी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे आ गया त्रिकोणमिति का, मैथ का, कि 1 - cos पर 4 थीटा, तो मान किसके बराबर होगा? इसके नीचे इसको आप कैसे हल करेंगे? देखो 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्योंकि 1 पे पावर जितना चढ़ा दे वो तो कोई दिक्कत नहीं। और cos 4 है ना, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 दूना 4 ही होगा। तो आप क्या फार्मूला हो गया? a² - b², a² - b²। फार्मूला का होता है a + b × a - b, ये ना फार्मूला होता है, बिल्कुल। तो a + b मतलब 1 + cos थीटा, और a - b मतलब 1 - cos थीटा। तो देखो ये स्क्वायर है, तो ये तो अंदर से तो b हमारा क्या स्क्वायर में, cos² थीटा b है हमारा, है पूरा स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है?
साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम ईमानदारी से बताना लास्ट में कितना सही बनाया हो। बहुत अच्छा सा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आंसर हमारा सी। अगला सवाल है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया था, ठीक है। तो एक पिछली बार मैं एक बताया था, लेकिन एक बंदा बोला था इसका आंसर गलत बताया सर, लेकिन नहीं, इसका आंसर सही हमारा सी होगा, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। जिंक की परत, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए फ्राइंग पैन के बारे में बताएं। ऐसा नहीं कि जिंक मतलब जंग से बचाने के लिए तो हम ग्रीज भी लगाते हैं, पेंट भी करते हैं, ठीक है, जस्ता का परत भी चलाते हैं, लेकिन लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए हमको जिंक की परत चढ़ाना पड़ेगा। आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और 22 सवाल यहाँ पे फिर से आपका सामने है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है ना, जब मधुमक्खी काटता है, या तो फिर आपको मच्छर तो नहीं बोलेंगे, मधुमक्खी काटता है, या तो फिर उसको बोलते क्या बोलते हैं जी आज, ये जो डंक मतलब बिच्छू जो काटता है, जो आपको लहरता है, और एक बिरनी होता है ना, बिरनी पीला टाइप का होता है, रेड भी रहता है, तो उनका डंक बड़ा खतरनाक होगा। आपको तो मधुमक्खी तो मजा लिए नहीं, लेकिन बिरनी जो होता है उसका तो मजा जरूर चखे होंगे कि कैसा होता है। अगर मुंह में काट लेगा तो पता बंदर बन जाएगा आदमी लोग, है ना। तो ये मधुमक्खी अगर आप बिच्छू काटेगा तो फिर मत पूछो यार, फिर तो उसका बहुत हालत खराब होता है। तो मधुमक्खी या कुछ भी हो तो उसका डंक में जो अम्ल छोड़ता है, जो काटता है ना, वो एक्चुअली में एक अम्ल रहता है, और वो अम्ल का दर्द और जलन महसूस होता है, और वो अम्ल कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। ओके, आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉरी, इसका आंसर मैं गलत बता दिया हूँ, ये ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होगा। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और यहाँ चूंकि इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, इसका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी में पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू में। आप लोग भी सोच रहे सर मैं गलत क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, और मैं भी आंसर देने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वीडियो को रोका, सोचा और यार ये तो मैं गलत बोल दिया हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल होता है जो मधुमक्खी के डंक में होता है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ठीक है। और हाँ, एक बात और रखें, इसमें ऑप्शन तो आपको लग रहा नहीं दिया हुआ, लेकिन है दिया हुआ, ठीक है। और वो दिया हुआ है मेथिनोइक अम्ल, ठीक है, क्योंकि इसी को मतलब IUP से नाम हो गया मेथिनोइक अम्ल। इसका साधारण नाम है मेथिनोइक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिल समूह का ये पाया था, और इसको सिंपल साधारण में हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। तो ये बात याद रखें, मेथिनोइक, फॉर्मिक अम्ल को मेथिनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो फिलहाल अब देखो इसका आंसर मिल गया, मेरा आंसर हमारा क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, सॉरी इसके लिए। तो मेथिनोइक अम्ल इसका हो जाएगा, क्योंकि मेथिनोइक को ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र बताइए। एथेनॉल मतलब एल्कोहल से बना है। एथेनॉल, मेथेनॉल, ये किससे बना है? एल्कोहल से बना है। तो जाहिर साथ एल्कोहल का क्रियाशील क्या है? OH है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 33 का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा ए होगा, बिल्कुल। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हमारा ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको, कहाँ चला गया क्वेश्चन, सॉरी। तो यहाँ पे है, निम्न में वृक्क की कौन रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। न्यूरॉन नहीं पढ़ेंगे, नेफ्रॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं न्यूरॉन को, ठीक है। और नेफ्रॉन है जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पे मतलब वसा को पचाने में मदद करता है? वसा समझ रहे ना, जो आप चिकना वाला पदार्थ खाते हैं, चिकना चीज़, उसमें वसा की मात्रा, जैसे कि मीट हो गया और जो भी तेल वाला सामान हो गया, उसमें वसा पाया जाता है, और उसके लिए है लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम है, ठीक है। आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है, निम्न उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं? तो कितना बार मैं पढ़ा चुका हूँ, कौन सा उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र तो कृषि पे ही आधारित है, कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे तो कृषि मिलेगा, चीनी भी मिलेगा, जूट वस्त्र सब मिलेगा, लेकिन सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है। आंसर हमारा बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, बिहार के किस नगर में जन्म हुआ था उनका?
गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं, जो कि सिखों के आखिरी 10वें गुरु बोले या अंतिम गुरु भी बोला गया और 10वें गुरु भी है, और वो है बिहार के पटना जिला में उनका। जैसे पटना साहिब का नाम सुने, पटना साहिब, यही गुरु गोविंद सिख जो गुरु गोविंद सिंह है इसी के नाम पे पड़ा पटना साहिब। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से आरंभ हुआ? तो हर कोई जानता है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने, है ना, दांडी यात्रा से शुरू किया था। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ओके। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष का था। वित्तीय वर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, जो क्लोजिंग ईयर होता है, मतलब ये समझ लो, मतलब उस ईयर में ना उस मंथ में वो ईयर चेंज होता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं 1 जनवरी बोलते हैं, 1 जनवरी नया साल आ गया, 1 जनवरी नहीं, लेकिन जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, जो वित्तीय क्षेत्र होता है ना भारत में, वो 1 जनवरी नहीं लेता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लेता है। वो 1 अप्रैल को गिनता है, 1 अप्रैल उसका नया शुरू होता है महीना, 1 अप्रैल को उसका नया ईयर शुरू होता है, 1 अप्रैल को उसका खाता शुरू होता है, नया खाता। देखते होंगे बहुत सारे दुकान वाले जो है ना 1 अप्रैल, या तो फिर आप तो धार्मिक हिसाब से चला गया ना, आप बहुत लोग का है ना, जैसे त्यौहार आता है, एक कौन सा त्यौहार, उसमें सारा रजिस्टर वगैरह सारा चेंज होता है ना। मुस्लिम्स में भी होता है, सब बारात आता है, उसमें भी सारा रजिस्टर वगैरह चेंज होता है। हिंदुओं में भी एक है त्यौहार, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखा हूँ, तो उसमें भी सारा रजिस्टर वगैरह खूब बिकता है और चेंज भी होता है। लेकिन वित्तीय वर्ष जो है ना ये 1 अप्रैल से जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? 1 अप्रैल से जोड़ते हैं। कैलेंडर उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है कैलेंडर। ठीक है। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ, लागू हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू होता है। कब हुआ लागू? राजस्थान में लागू, सबसे पहले राजस्थान में। और राजस्थान में नागौर जिला में, एक जिला है नागौर जिला, सबसे पहले ही नागौर जिला में ही लागू हुआ था राजस्थान का। अगला है, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ओहो, ये तो हिंदी ग्रामर का सवाल आ गया। वाह, दिमाग का यहाँ पे फ्रेश हो गया ना। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अच्छा, पुल्लिंग मतलब पूछना है ना, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कोई पुल्लिंग पूछ रहा। मेरी अभिलाषा, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। चावल है ना, ये क्या होगा? चावल भी स्त्रीलिंग हो गया। परीक्षा भी स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग क्या? अपराध है ना, अपराध बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गुण संधि? लो यार बताओ, इनमें से कौन गुण संधि है ना? 32 का सवाल बताइए, गुण संधि कौन है? महा जोड़ इंद्र, विद्या जोड़ आलय, एक जोड़ एक, ने जोड़ नयन, नयन एकाएक आलय विद्यालय महेंद्र। तो महा जोड़ इंद्र ये है ना गुण संधि, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो इस सबको जानते हैं कौन कौन किसका संधि है, आयादी संधि है। नेक्स्ट है निसंतान, कौन सी संधि? लो, संधि से 2 सवाल आ गया। निसंतान तो समझ रहे ना, नि मतलब क्या है? निसंतान जिसका कोई संतान ही ना हो। फिलहाल यहाँ पे मतलब नहीं बताना है, यहाँ पे संधि बताना है। मतलब ये नि जो क्या दिया, विसर्ग दिया। ये जो 2 पॉइंट थे ये विसर्ग होता है, तो ये विसर्ग संधि ही आ जाएगा। आंसर हमारा सी। अगला है, चिड़िया पेड़ से उड़ गई तो उड़ गई, है ना। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, कहाँ से उड़ी? पेड़। अब पेड़ को छोड़ दिया और कहाँ चली गई? आसमान में चली गई उड़ के, है ना, मतलब वहाँ पेड़ को छोड़ दिया। तो से कर्ता ने कर्म को करण से और अपदान भी होता है, करण से और अपदान से भी होता है। लेकिन करण से का मतलब हुआ जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो से यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा, कुछ अलग नहीं हो रहा। लेकिन अपदान में अलगाव हो रहा। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, माँ ने मुझे घर से बाहर कर दिया, है ना। तो ये हुआ, मैं घर में था, बाहर कर दिया, अलग हो गया घर से, है ना। पेड़ डाली से पत्ते टूट गए, तो डाली से पत्ते टूट गए, डाली में था तो अलग हो गया। ठीक है ना। दुश्मनों को देश से भगाया गया, तो देश से भगा दिया, यहाँ से वहाँ अलग। लेकिन बोलते मैं आप से पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे तो से आ रहा, लेकिन अलग नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक, करण होगा फिर। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल से पता चला कि ये अपदान होगा। आंसर हमारा इसका डी होगा। ठीक है। अगला है, कौन उष्ण व्यंजन? उष्ण मतलब जिसको हम जब बोलते हैं तो थोड़ा सा वो एनर्जी टाइप का निकलता है, वो होता है शाह। कौन सा उष्ण व्यंजन? शाह। शाह, तालब्बी शाह, डंटी शाह, मूर्धन शाह, हा भी आता है उष्ण व्यंजन में। अगला सवाल है, लो भाई इंग्लिश का सवाल आ गया। करेक्ट है स्पेलिंग। यहाँ इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही? देखो एक सिंपल से फंडा बता रहा हूँ, ये तो मैं देख ही लिया हूँ। यहाँ पे सिस्टम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अंडरलाइन वाला, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड में, है ना, MS वर्ड जब आप सीखोगे कंप्यूटर, तो जब भी इसमें ना टाइपिंग करोगे या कुछ लिखोगे, तो अगर आपका स्पेलिंग गलत होगा तो रेड यहाँ पे लिख दे, रेड गलत। और देख रहे आप रेड, मतलब ये पक्का गलत है। मैं चाहता था इसको हटा देता था, लेकिन हटाया नहीं मैं। आंसर फिर हमारा ये प्रोफेसर तो यही होता सही। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा। अगला है, इंडिया अटैक पाकिस्तान, इसका फिल करना है किससे? 2 से फिल करें या 8 से या ऑन से या कुछ से नहीं? तो देखो इंडिया अटैक पाकिस्तान का मतलब हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिया है
अटैक वर्ब है और पाकिस्तान ऑब्जेक्ट है। और एक बात याद रखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग हमेशा बेधड़े से बोलते हैं आई लव यू, मैं बहुत बड़े बार और बताया था। तो यहाँ पे मैं इसका हिंदी कहूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, है ना। तो तुमसे तो से का मीनिंग आई लव फ्रॉम यू तो नहीं बोलते, आई लव यू बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ओके, अगला सवाल है देयर और खाली जगह 2 एरर्स इन योर बुक। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, देयर, देखो देयर मतलब तो खैर जा रही है, देयर का 2 एरर्स मतलब 2 गलतियाँ, तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल आगे तो सब यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। आंसर हमारा क्या होगा डी, देयर आर 2 एरर्स इन योर बुक। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो इसको पैसिव में बदलना है, ठीक, एक्टिव से पैसिव में। आई एम राइटिंग ए लेटर, ऐसे सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए। तो पैसिव बदलने के लिए सिंपल सा फंडा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ए लेटर तो ए लेटर, ठीक है, ए लेटर तो सब में है। चलो, और इसमें ना कुछ ये का मतलब सेंटेंस टेंस नहीं चेंज करते हैं, टेंस वही रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे, पास्ट को फ्यूचर में बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, इतना जान लो, प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। इसमें खाली एक बात ध्यान देना है कि जब भी पैसिव बनेगा तो पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसमें तीसरा रूप कहाँ इस्तेमाल, सब में हो रहा है, रिटेन सब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एम है तो एम क्या है, प्रेजेंट में है। और देखो यहाँ पे इज, यहाँ पे हैज लिख दिया तो हैज तो चलेगा नहीं, वाज तो चलेगा नहीं, इज लिखा। लेकिन यहाँ पे अब आगे देखते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। हाँ, जब भी रहा रही तो यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, बीइंग। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। एक दूसरे को चेंज करते हैं, आंसर हमारा क्या होगा डी। और याद रखें, देखो ये रहा रही वाला ना पैसे बनाना बहुत आसान है। राइटिंग मतलब जैसे रहा रही तो उसको बीइंग यहाँ पे लगाइएगा। और आपको बनाना तो है नहीं, अब तो आपको चुनना है। लो, ये बताना आपको नरेशन, मैं आपको पढ़ा दिया नरेशन बहुत अच्छी तरीके से। बताइए नरेशन इसके कैसे बनाएंगे। ही सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, है ना। तो यहाँ पे ही सेड का ही सेड करेंगे, डैड को डैड, यहाँ तक तो सब बंद है एकदम क्लियर। वाओ, अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो ही के लिए तो ही होना चाहिए। तो आई यहाँ पे क्या है कि खत्म है ना। अब हमारा ये बना ए और डी बच रहा, ठीक है, ही हो गया। अब देखो ही तो है यहाँ पे, लेकिन वाज यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेड रहे तो इसका टेंस बदलते हैं। अब टेंस बदलने का रूल है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। तो यहाँ पे तो इज है तो वाज हो जाएगा, फिर तो इज वाला चलेगा नहीं। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट, आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर नहीं देखे ना तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आपको नरेशन मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको वहाँ पे पढ़ाया हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं आपके लिए 40 सवाल कर दिया हूँ खत्म। और कितना 27 मिनट लग रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो 40 सवाल में से कितना सवाल आप सही बनाए मुझे नीचे कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और आपको कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया जी। तो नेक्स्ट सप्ताह फिर आपको टेस्ट मिसलेनियस का टेस्ट होगा 4 नंबर, और सुबह हर संडे को मैं आपको धमाका वाला टेस्ट करता हूँ, ठीक है। और धमाका नंबर आप लोग का आया होगा बिल्कुल। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मजा आया ना तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।